वाले हम हमारे सोशल साइंस कक्षा 10वीं मध्य प्रदेश बोर्ड का अध्याय 2 उद्योग, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण अध्याय है। इसके पहले जो हमने अध्याय 1 भारत के संसाधन को 2 भागों में विभाजित किया, जिसमें हमने जो आपको कार्टून द्वारा समझाया था, लेकिन कोई टेक्निकल इश्यूज़ के कारण मैं जो उसके सेकंड थर्ड वीडियो नहीं बना पाया। तो चलिए हम नॉर्मली से समझेंगे, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे उद्योग को। तो इसमें से देखिए दोस्तों, हर साल जो है 4 अंक का एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है और एक ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछा जाता है। सही विकल्प रिक्त स्थान एक पूछा जाता है और जो है 4 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जिसमें फिक्स होता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है तो इसमें ऑब्जेक्टिव में आपको क्या पूछा जाएगा कि भाई उद्योग नीति कब लागू हुई थी, या फिर उद्योग क्यों, भारत में उद्योग कितने प्रकार है। इस प्रकार के नॉर्मल नॉर्मल क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में हर साल पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूँ 4 अंक की, तो ये जो अध्याय है उद्योग से, यानी अध्याय सेकंड से, उससे 4 अंक का यह ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि भाई उद्योग के कितने प्रकार होते हैं, प्रकारों को समझाइए। या फिर उद्योग को कितने भागों में विभाजित किया गया है, उन पूरे भागों का विस्तृत वर्णन कीजिए। या फिर लोहा को आधारभूत उद्योग क्या कहते हैं। इस प्रकार से प्रश्न जो पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सिंपल सा अध्याय है। तो चलिए जो हम इस अध्याय को समझते हैं और इसकी जो पूरी तैयारी करते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर, उसके बाद जो है आपको नोट्स भी मैं प्रदान करूँगा इसी वीडियो में। तो चलिए जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली अगर हम हमारे बुक के हिसाब से देखें तो ये हमारा अध्याय 3 होगा, भारत के उद्योग। क्योंकि जो हमारे बुक में दिया है उसमें हमारे भारत के संसाधन को जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है, भारत के संसाधन 1 और भारत के संसाधन 2। ठीक है, तो हमारा ये जो भारत में उद्योग है, ये तीसरा चैप्टर, हमारा तीसरा अध्याय है सोल्यूशन के आधार पर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए, जिसमें आपको पहला पूछा जाता है कि भाई भारत की उद्योग नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई। मतलब जो भारत में जो उद्योग नीति बनी, हर देश की एक उद्योग नीति होती है, और यहाँ पर हमें पूछा गया कि भाई भारत की उद्योग नीति की घोषणा जो कब हुई। तो देखिए दोस्तों, किसी भी उद्योग नीति की घोषणा ज़्यादा मतलब आज़ादी के समय के बाद ही हो जाती है, लेकिन हमारी आज़ादी के समय के 1 साल बाद हुई थी, यानी 1948 में हुई थी। तो आपको याद रखना है कि भाई उद्योग नीति घोषणा कब हुई थी, तो 1948 में हुई थी। और आपके थोड़ा सा जान, जवाहरलाल नेहरू ने उद्योग नीति की हमारी घोषणा की थी। ठीक है, और हमारी उद्योग नीति में बहुत सारे पहलू हैं, उन्हें आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें नॉर्मल पूछा गया कि भाई किस वर्ष में हुई थी, तो भाई 1948 में हुई थी, आज़ादी के 1 साल बाद। ठीक है, अगला आपका कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी है। सूती वस्त्र की राजधानी यानी आप पहले समझ लीजिए कपड़ों। अब जो है अगर आप अपने बड़ों से पूछिएगा या फिर किसी से भी पूछिएगा, अपने दोस्त मित्र किसी से भी, कि भाई सबसे अच्छे कपड़े कहाँ पर मिलते हैं, तो उनका केवल एक ही नाम हो सकता है, मुंबई या बॉम्बे सिटी। सबसे अच्छे कपड़े यहाँ पर मिलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सूती कपड़ा बनाया जाता है और सबसे बेस्ट क्वालिटी के कपड़े माने जाए तो सूती के कपड़े माने जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई सूती वस्त्र की राजधानी कौन सी है, तो मुंबई है। इसे जो है सूती का जो है उद्योग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि सूती कपड़ा सबसे ज़्यादा यहीं पर बनता है। ठीक है, तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत में सूती वस्त्र की राजधानी है, तो मुंबई। या फिर आप इसे वस्त्र की राजधानी भी याद रख सकते हैं कि भाई वस्त्र की राजधानी कौन सी है, तो वो है मुंबई, कपड़ों की राजधानी मुंबई। अगला आपका, भारत में नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना किस स्थान पर है। अब जो है ये है हमारे होशंगाबाद में। यहाँ पर नोट छापने के कागज बनाने का कारखाना है। मतलब यहाँ पे जो आपने जो नोट देखे होंगे, वो कागज से नहीं बनते, वो नायलॉन का एक अलग सा कपड़ा आता है उस पर बनते हैं, लेकिन हमें जो कागज दिखाई देता है और नॉर्मली हम जो उसे कागज ही कहते हैं। लेकिन अगर आप उसके बारे में ज़्यादा जानकारी लेंगे तो वो कागज़ की श्रेणी में नहीं आता है। फिर भी चलिए पढ़ते हैं कि भारत में नोट छापने का कागज़ बनाने का कारखाना किस स्थान पर है, तो वो है होशंगाबाद में। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भाई होशंगाबाद नाम से समझिए, होश होश मतलब जहाँ पर नोट बनाने का कारखाना हो, यार वो तो होश में ही नहीं रहेगा, होश से बाहर रहेगा। तो थोड़ी सी ट्रिक है, आपको होश होश से याद रखना है कि भाई होशंगाबाद। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन कि भाई निम्नलिखित उद्योग में सबसे अधिक वायु प्रदूषण किस में होता है। तो भाई ऑब्वियसली रासायनिक उद्योग में होगा सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण। ठीक है, तो इसमें तो सोचने कुछ बात ही नहीं। अगला आपका कि मध्य प्रदेश लघु वनोपज व्यापार एवं विकास सहकारी संघ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। तो ये जो हुई थी वो हुई थी 1984 में। ठीक है, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी कि हमारे जो सहकारी संघ की स्थापना 1984 में की थी, उस समय अपने यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और उन्होंने एक मीटिंग बिठाई थी भोपाल में, उस तहत हुई थी ये। ठीक है, तो आपको याद रखना है 1984, 1984। ठीक है, अगले क्वेश्चन से आपके रिक्त स्थान, जो कि काफ़ी सिंपल है। अगले जिसमें हमारा पहला है अखबारी कागज़ मिल है। तो भाई ये तो हमारे एरिया में है, यानी मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहीं पे है, और मैं देखने भी गया उसे अखबारी कागज़ मिल। ये है हमारे नेपा नगर में। ठीक है, मैं देखने भी गया हूँ, कागज़ मिल काफ़ी बड़ी कागज़ मिल है। अभी तो उतने स्थान पर चलती नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि भाई अखबार का जो कागज़ मिलता है आपका, जैसे आपके यहाँ पर कौन सा भी अखबार आता होगा, तो अखबार का जो कागज़ बनता है आपका, वो नेपा नगर में बनता है। हमारे मध्य प्रदेश में तो नॉर्मली यहाँ से ही कागज़ जाता है।
ठीक है। तो आपको याद रखना अखबार का जो कागज़ बनता है वो कहाँ पर बनता है, नेपानगर में। ठीक है, नेपानगर में इसके सबसे बड़ा कारखाना है अंग्रेजों के समय से। ठीक है। दूसरा आपका भिलाई इस्पात संयंत्र, देखिए यहाँ पर संयंत्र पूछा गया है, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में। ठीक है। तो ये तो पहले हमारे ही इसमें था छत्तीसगढ़, लेकिन अभी जो है अलग हो गया था 2000 से। लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, भिलाई इस्पात संयंत्र कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, छत्तीसगढ़। अगर आपको एग्जाम में पूछा है छत्तीसगढ़ लिख दीजिए, आपको बिल्कुल सही होगा। तीसरा आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल में ये जो है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र जो स्थित है। ठीक है, आप दुर्गा माता के नाम से याद रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है माता की बहुत भक्ति की जाती है, तो आप दुर्गा माता के नाम से याद रख सकते हैं बंगाल का नाम। ठीक है। अगला है आपका चौथा, देखिए भारत का सबसे प्राचीन प्रमुख उद्योग है। तो भारत का दोस्तों सबसे प्राचीन प्रमुख उद्योग है वो है सूती कपड़े का। ठीक है, हमारे यहाँ पर बहुत प्राचीन समय से सूती कपड़ा बनाया जाता है। इसलिए अगर आपको कौन भी पूछे कि भाई भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है, तो आप बता दीजिए कि सूती कपड़े का उद्योग सबसे प्राचीन उद्योग है हमारे यहाँ पर भारत में। ठीक है। पांचवा, अमूल उत्पादन विनिमय राज्य में है। तो भाई अमूल की तो आपने जरूर सुनी होगी एडवर्टाइज, अमूल दूध पीता है इंडिया। तो ये जो अमूल की जो फैक्ट्री है ना उसकी स्थापना हुई थी गुजरात में। ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है दूध प्रोड्यूस भी गुजरात ही करता है, महाराष्ट्र गुजरात। तो जो अमूल उत्पादन का विनिमय किस राज्य में होता, तो वो हुआ था गुजरात में। ठीक है, आपको याद रखना है। अगला है आपका कि भाई वे उद्योग जिन पर कई अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। मतलब एक उद्योग है, जैसे मान लीजिए कोई जैसे लोहा लोहा कोई लोहा बना रहा है, तो उस लोहे से कोई उस लोहे को खरीद कर कुछ दूसरी चीज़ें बना सकता है, या फिर कोई प्लास्टिक बना रहा है, वो प्लास्टिक बनाने का उद्योग चला रहा है। लेकिन कुछ लोग वो प्लास्टिक से कुर्सी बना रहे हैं, उसका भी उद्योग चल रहा है। कुछ लोग उससे अलग अलग चीज़ें बना रहे हैं। मतलब एक उद्योग है प्लास्टिक का और उस पर कई सारे उद्योग निर्भर थे। तो भाई यहाँ पर वही पूछा गया है कि भाई एक उद्योग है जिस पर अन्य उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो उसे हम जो है आधारभूत उद्योग कहे गए, यानी एक दूसरे के आधार पर जो स्थित होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आधारभूत उद्योग। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि भाई एक उद्योग के ऊपर अन्य कई उद्योग निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं आधारभूत उद्योग। अगला आपका राउरकेला इस्पात कारखाना के संयोग से स्थापित किया गया है। तो राउरकेला जो ये जो है ना इस्पात कारखाना, ये जर्मनी एक देश है उससे कर्ज लेकर जो है स्थापना इसकी की गई है, और वहाँ पर जर्मनी का जो शेयर है। ठीक है। ठीक है, तो ये थे हमारे रिक्तस्थान भी संपन्न हुए। चलिए देखते हैं हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय में आपका पहला प्रश्न है कि भाई उद्योग किसे कहते हैं। तो उद्योग किसे कहते हैं दोस्तों, काफ़ी सिंपल है। वस्तु निर्माण का जो कार्य होता है उसको करना उद्योग कहलाता है। ठीक है, वस्तु निर्माण के कार्य को करना उद्योग कहलाता है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप कि कागज उद्योग का कच्चा माल क्या है। ठीक है, कागज उद्योग का जो कच्चा माल होता है क्या है, ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो कच्चे माल से तो आप समझ ही गए हुए, कच्चे माल से। ठीक है, तो कागज उद्योग का कच्चा माल जो है कहाँ कहाँ से आता है, सबसे पहला वनों से आता है 53%, सबसे ज़्यादा जो आपने कागज बनता देखा होगा वनों से ही बनता है। ठीक है, सेकंड जो आता है कृषि से, यानी जो आपके कपास के जो पेड़ होते हैं, आपको कहीं पता नहीं कई कई जो ज़िले हैं वहाँ पर जो कपास के पेड़ भी लिए जाते हैं उससे भी कागज़ बनाया जाता है। ठीक है, और तीसरा आता है रद्दी, ये जो आपके जो आते हैं कबाड़ी वाले जो आपसे रद्दी लेकर जाते हैं उसका 15%, और अन्य प्रकार का कच्चा माल यहाँ पर 9% लिया जाता है। इस कुल मिलाकर आपका 100% बनता है, जिससे जो है यहाँ पर कागज़ का कच्चा माल बनता है। ठीक है, अगला आपका कि भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है। तो भाई ये है टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, आपने सुना होगा। सबसे बड़ा हमारे यहाँ पर लोहे का उत्पादन करती है टाटा। तो आपको याद रखना भारत का सबसे बड़ा लोहा इस्पात कारखाना कौन सा है, टाटा, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चौथा है आपका प्रदूषण से आप क्या आशय है। तो दोस्तों प्रदूषण से आशय जैसे जल है, वायु। ठीक है, आपको याद रखना है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन आपको बता रहा हूँ। जल, वायु, भूमि। ठीक है, इनमें किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन। ठीक है, जल, वायु और भूमि में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन जिससे जो है इनको हानि पहुंचती है, तो उसे हम कहते हैं प्रदूषण। ठीक है, जलवायु भूमि में किसी भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक अनचाहे परिवर्तन जिससे जो इनको हानि पहुंचती हो, प्रदूषण कहलाता है। काफ़ी सिंपल है। अगर आप मैंने जिस प्रकार की डेफिनेशन बताई उस प्रकार की भी लिखेंगे तो आपको बिल्कुल सही माना जाएगा। अगला आपका चौथा लघु उत्तरीय प्रश्न है। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाने वाला प्रश्न है कि स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार है। बस इतने क्वेश्चन आप याद रखिए, बहुत बार पूछा जा चुका है। बुक उठाकर देख लीजिए, 17, 18 और 19 सन में ये पूछा जा चुका है कि भाई स्वामित्व के आधार पर उद्योग के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए स्वामित्व के आधार पर दोस्तों उद्योग के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो किसी व्यक्ति का उद्योग होता है, यानी निजी होता है, जैसे हम दुकान उकान कुछ खोल ले तो वो हमारी खुद की होती है, उस पर किसी का अधिकार नहीं होता। दूसरा होता है सरकारी उद्योग, यानी जो सरकार खोलती है, जैसे आपका BSNL की जो सिम कंपनी है आपकी वो सरकार की है, वहाँ पर किसी का कोई भी
योगदान नहीं है। जैसे ट्रेन हो गई, ये सरकार का उद्योग है, एरोप्लेन और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सरकार का उद्योग है। तीसरा आता सहकारी, आपकी डेयरी चलती है, आपकी डेयरी आपने देखा होगा, आप लिखा सहकारी डेयरी या सहकारी समिति या सहकारी बैंक। तो सहकारी मतलब इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों का संघ समिति होती है और गवर्नमेंट का कुछ शेयर होता है, और दोनों मिलाकर जो है लोगों के भले के लिए जो खोलते हैं सहकारी। और तीसरा आता है मिश्रित। मिश्रित मतलब आप समझ के चलिए जहाँ पर सबका जो योगदान होता है सबने उनकी सहमति से बनाया होता है। इस प्रकार से आपको याद रखना निजी, सरकारी, तीसरा आता है आपका सहकारी और मिश्रित। ठीक है, चौथा, बस इतना याद रखिए। और इसके आगे अगर आपको लिखना है तो भाई निजी में निजी स्वामित्व होता है, सरकारी उद्योग में सरकार का स्वामित्व होता है, सहकारी में सभी का स्वामित्व होता है, और मिश्रित में दो या दो से अधिक का स्वामित्व होता है। ठीक है, अगला देखिए आपका दूसरा कि भाई कच्चे माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कच्चा माल क्या है। तो कच्चा माल किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो हमें सामग्री की आवश्यकता पड़ती है उसे हम कहते हैं कच्चा माल। जैसे आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए आपको शक्कर, चाय पत्ती चाहिए, तो उसे हम कहेंगे चाय का कच्चा माल। ठीक है, तो हमें कच्चा माल के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के हैं, तो भाई जहाँ जहाँ से हमें कच्चा माल मिलता है उन्हीं को आप पकड़ लीजिए और उससे आधारित उद्योग बना दीजिए। जैसे सबसे पहला कृषि है, कृषि से कच्चा माल मिलता है तो हम क्या लिखिएगा, कृषि आधारित उद्योग। दूसरा आपका खनिज, खनिज से हमें कच्चा माल मिलता है तो खनिज आधारित उद्योग। और तीसरा हमारा है वन आधारित उद्योग, जिन्हें कच्चा माल जो है वनों से मिलता है। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं एग्जाम में कि भाई कच्चे माल के उद्योग कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के। पहला कृषि, दूसरा खनिज और तीसरा वन। कृषि, खनिज, वन। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। अगला है आपका लोहा को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं। तो भाई लोहे को आधारभूत उद्योग क्यों कहेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी उद्योग अगर आप ओपन कर रहे हैं तो उसमें आपको लोहे की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे वो आपकी मशीन के लिए हो चाहे किसी भी चीज़ के लिए हो। इसलिए जो है हर उद्योग के लिए लोहे की आवश्यकता होती है, इसलिए लोहा जो है आधारभूत उद्योग है। काफ़ी सिंपल सी चीज़ है, लेकिन आपको थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 अंक का सवाल है भाई। ठीक है, तो थोड़ा सा आप बड़ा लिखिएगा तो चलेगा कि भाई लोहा इस्पात उद्योग आधारभूत उद्योग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, किसी देश के विकास के लिए लोहे का एक महत्वपूर्ण योगदान होता है, प्रमुख होता है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप लिख दीजिए क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसके मेन पॉइंट। ठीक है, और चौथा है आपका कि वनोपज आधारित कुटीर एवं लघु उद्योगों की स्थापना की आवश्यकता बताइए। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता कोई नहीं बता सकता भाई कि वनोपज यानी वनों पर आधारित कुटीर एवं लघु उद्योग हमें बताना है। तो वनों से क्या कुटीर लघु उद्योग हो सकता है, उसके फायदे हमें बताना है। तो भाई इससे जो है जीवन स्तर में वृद्धि होगी। देखिए सबसे लास्ट लाइन, जीवन स्तर में वृद्धि होगी। ठीक है, रोजगार के अवसर प्रदान होंगे, वही से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप इसे चाहे पॉइंट बना कर लिखिए, कैसे भी लिखिए, बस आपको लिखना है कि वनों से जो उद्योग चलते हैं वो क्यों आवश्यक है। तो आप लिख सकते हैं वही इससे हमें रोजगार मिलता है, जीवन स्तर में वृद्धि होती है, व्यक्ति के पास थोड़े धन की पर्याप्त तो हो जाता है, संपन्न व्यक्ति हो जाता है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अगला आपका उद्योग के कितने प्रकार है। तो उद्योग के प्रकारों पर हमने बात की, सबसे पहले स्वामित्व के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर, ये दोनों पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये देखिए स्वामित्व के आधार पर उद्योग पर हम चर्चा कर चुके हैं, कच्चे माल के आधार पर। तो ये जो है दीर्घ का आपका यहीं पर सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अगला है आपका कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के योगदान पर वर्णन कीजिए कि हमारे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का क्या योगदान है। तो भाई जिससे जो हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होती है, सबसे पहला आपको पॉइंट आपको लिखना है कि भाई उद्योग से हमारे जीवन स्तर में वृद्धि होती है, रोजगार मिलता है, राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होती है, यानी सरकार को भी टैक्स जो सबसे ज़्यादा मिलता है उद्योगों से ही मिलता है। रिलायंस चल रही है हमारे यहाँ पर, और एयरटेल का कमी, मतलब बहुत सारी जो चल रही है, तो उनसे सबसे ज़्यादा टैक्स सरकार को मिलता है। देखा नहीं, अब 3-4 हज़ार करोड़ सर टैक्स लेती है सरकार उनसे। और चौथा आपका उद्योगों के विकास से अर्थव्यवस्था में क्षेत्र कृषि खनिज अधिक प्रगति होती है, और अनुसंधानों पर बल मिलता है, और तकनीकी विकास भी होता है जो है उद्योगों से। ठीक है, तो दोस्तों थोड़ा सा पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आप कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करेंगे। अगला आपका औद्योगिक प्रदूषण पर प्रकाश डालिए। तो भाई प्रदूषण के आपको सबसे पहले तो प्रकार लिख देना है, वायु, जल, भूमि और ध्वनि, उनके बारे में चर्चा कर देना है कि भाई वायु में कोई भी परिवर्तन जिससे वायु को हानि पहुंचती हो वायु प्रदूषण कहलाता है। जल में कोई भी ऐसा परिवर्तन जिससे जल को हानि पहुंचती हो जल प्रदूषण कहलाता है। भूमि का भी वही, भूमि में कोई भी ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिससे भूमि को हानि पहुंचती हो भूमि प्रदूषण कहलाता है। और ध्वनि में कोई भी ऐसा प्रदूषण, सॉरी सॉरी वातावरण में कोई भी ऐसी ध्वनि जिससे लोगों का मानसिक शोर ज़्यादा बढ़े, उससे जो हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, काफ़ी सिंपल सिंपल से परिभाषा बताई मैंने, आप इनको याद रख लीजिए। चौथा आपका औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय बताइए। तो भाई वही है, पेड़ लगाओ। सबसे पहले आपको लिख देना है पेड़ लगाना चाहिए। फिर जो है औद्योगिक प्रदूषण को कम करने के लिए प्रौद्योगिक उपाय मानने चाहिए।
ठीक है। प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने चाहिए। कारखानों को जो है शहरों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। वनस्पति के पास, उनके पास में वनस्पति लगानी चाहिए। सौर ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर सभी के उपाय हैं, आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये पूछा तो नहीं जाता है वैसे। और लास्ट में आपका अगर रिएक्शन को आपको फ़नी लिखना है, इंटरेस्टिंग और कूल, आपको जो लगे वो लिख दीजिएगा। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। अगर आप 2-3 बार इसे पढ़ेंगे ना, तो मैं 100% कह सकता हूँ आपका ये पूरा चैप्टर जो है क्लियर हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त आपको कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 4 के साथ। तो